चलिए आज शुरू करते हैं डाइवर्जेंस। आज बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की, जिसमें आपने ये कहा था कि एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो स्केलर फील्ड को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब आपका ही एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या ऐसा कोई ऑपरेटर है जो वेक्टर फील्ड को स्केलर में कन्वर्ट करेगा। तो मेरा जवाब है हाँ, एक ऑपरेटर है। उस ऑपरेटर को हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्लियर है यहां तक बात? शायद आपको यहां तक कोई डाउट ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो सवाल यह आता है कि डाइवर्जेंस क्या है, कैसा ऑपरेटर है, कैसे करते हैं। ये ढेर सारे प्रश्न हैं आपके पास, उनके जवाब एक एक करके लेते जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लो। आप मान लेते हैं कोई फील्ड है, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या मैग्नेटिक फील्ड कहिए या कोई सा भी फील्ड कह सकते हैं आप। तो कोई सदिश फील्ड है, इस तरीके से है, ध्यान देंगे। कोई सदिश फील्ड इस तरीके से है, धनात्मक x दिशा में ऐसी गति कर रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइवर्जेंस है एक पॉइंट रिलेशन है, बिंदु संबंध है। अब मान लेते हैं यहां कोई वेक्टर फील्ड A है और उस वेक्टर फील्ड का मान 2i है। अब 2i है वेक्टर फील्ड का मान, कहने का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, नियत है 2i कहने का मतलब, और x दिशा में चल रहे हैं ये। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट से, अब चूंकि पॉइंट को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को थोड़े बड़े आकार में दिखा देता हूं। ये पॉइंट ही है मान लीजिए आप। इस पॉइंट में प्रवेश करने वाले और निकलने वाले जो फ्लक्स होंगे उसका मान बराबर होगा। जितने आ रहे हैं, 2 आया, 2 मैग्नीट्यूड का आ रहा है और 2 मैग्नीट्यूड का जा रहा है। इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि यहां पे डाइवर्जेंस का मान 0 है। एक स्थिति और है जिसकी कल्पना कीजिए आप। इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं एक स्थिति इस प्रकार की है, ये इस तरीके से। तो अगर मैं इस पॉइंट से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में पूछूं और यहां वेक्टर की परिभाषा कुछ इस तरीके से है 2xi, और यहां x = 1 है, यहां x = 2 है, यहां x = 3 है। तो देखिए प्रवेश करने वाले फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, और निकलने वाले का कितना हो जाएगा, 6। मतलब जितना इंटर कर रहा है उससे ज्यादा बाहर निकल रहा है। और इसके विपरीत भी आप इसको ले सकते हैं। अगर इस तरीके से लें तो यहां इंटर करने वाला कम है और निकलने वाला ज्यादा है, तो यहां डाइवर्जेंस का कुछ ना कुछ मान है। ठीक, डाइवर्जेंस के 3 मान हो सकते हैं। एक 0 मान हो सकता है, एक धनात्मक मान हो सकता है और एक ऋणात्मक मान हो सकता है। ध्यान ये भी दीजिए कि अगर आपके डाइवर्जेंस के मान इस तरीके से हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस है उसका मान धनात्मक है, धनात्मक है कहने का मतलब क्या, वहां पे स्रोत होगा। ऋणात्मक है तो वहां सिंक होगा। और अगर आप 0 है कहते हैं उस कंडीशन को हम लोग परिनलिका बोलते हैं। सोलेनोइड वाला केस उस तरीके का क्षेत्र है। अब ये तो बात हो, तो ये क्लियर हो गया कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है या क्या मतलब होता होगा इसका। फ्लक्स निकाल रहा है ये और अलग अलग तरीके से हम लोग को बता सकता है। लेकिन आपका टारगेट तो केवल इतना है कि ये बताइए कि ये ऑपरेटर इसको स्केलर में कैसे बदलेगा। चलिए उसी ओर आगे बढ़ते हैं।
तो अब उस ओर आगे बढ़ना है। तो जैसे डाइवर्जेंस में हम लोगों ने ग्रेडियंट में हम लोगों ने ग्रेडियंट को परिभाषित किया था, डिफाइन किया था, वैसे यहां भी आप डिमांड करेंगे कि इसको भी डिफाइन करिए आप। तो क्या कहूंगा मैं, ये जो डाइवर्जेंस होता है किसका, वेक्टर फील्ड का, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस एक स्केलर होता है। ठीक है, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस अदिश होता है जिसका परिमाण, चूंकि स्केलर है इसलिए मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग, जिसका परिमाण, और ये पॉइंट रिलेशन है, जिसका परिमाण, ध्यान देंगे, जिसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, जिसका परिमाण किसी बिंदु के परितः सूक्ष्म आयतन खंड के प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के मान के बराबर होता है। ठीक, कैसे, देखिए एक आयताकार खंड बना देते हैं तो आप लोग को शायद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एक खंड बना दिए, ज़्यादा छोटा भी ना हो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ताकि चीज़ें दिखाई दे। तो जरूरी है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसके मिडिल में कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, है ना, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट P है। अब एक बार फिर से देखते हैं, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस अदिश होता है जिसका परिमाण किसी बिंदु के परितः सूक्ष्म आयतन खंड, ध्यान दीजिए, आयतन, वॉल्यूम एलिमेंट, सूक्ष्म आयतन खंड के प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के मान के बराबर होता है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप इसको डिराइव करेंगे। ठीक, तो आशा है आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट की। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। नाम लिख देता हूं कुछ, यहां नाम लिख दो A B C D, ये E F G H। चलिए अब लेट एज्यूम दैट वी हैव अ पॉइंट P और इसके चारों ओर सूक्ष्म आयतन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जिस पर कोई सदिश A है, यहां कोई सदिश A है, और इस सदिश का, और ये जो सदिश है उसका x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में कंपोनेंट, सपोज आई से ay, ax और az है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये a वेक्टर है, उसका कंपोनेंट ax, ay और az है, इस पे ध्यान देंगे। ठीक, और यहां हम लोग सेकंड एग्जांपल का केस ले रहे हैं कि कम फ्लक्स एंटर कर रहा है और ज्यादा बाहर निकल रहा है। तो अब यहां पॉइंट एलिमेंट ले लेते हैं, चलो यहां 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 यहां। ठीक है, तो हम लोग किसको बात करें, पहले एक्स डायरेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसी प्रकार से वाई और जेड के लिए निकाल लेंगे। तो यहां पे मान लेता हूं मैं P पॉइंट है, यहां Q पॉइंट है, यहां R पॉइंट है, यहां S पॉइंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी R पॉइंट की। ठीक है, तो अब क्या करें, हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, इसका ये जो आयतन एलिमेंट है वो बहुत ही छोटा एलिमेंट है और इसका डायमेंशन dx dy और dz है, इसको भी मत भूलिएगा। सूक्ष्म आयतन है, सूक्ष्म है, स्मॉलेस्ट है। ठीक, तो अब ये जो पॉइंट R है उसके लिए बात करते हैं। चलिए एक एक करके। अब सदिश क्षेत्र के x अवयव का, सदिश क्षेत्र के x कंपोनेंट ax का
है ना, यहां से, ठीक, यहां से लेकर के यानी कि P पॉइंट से लेकर के, इसको क्या मान ले हम लोग, P नहीं ले सकते, फिर यहाँ P पॉइंट ऑलरेडी इमेजिन करके रखे हैं आप, तो कंफ्यूजन होगा, नाम चेंज करिए या रहने देते हैं, चलो इसको P डेस कर दो, है ना, काहे को इसको हम लोग सोचें, और उतना यूज नहीं है हमारे पास, ये R और S को अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो P से लेकर के, P पॉइंट से लेकर के इस R पॉइंट तक वेक्टर A के x कंपोनेंट में कितना चेंज होगा। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल मिडिल में है, यहां से ये बिल्कुल मिडिल में है, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना लोगे आप भाई, ये x दिशा में टोटल डिस्टेंस कितना है, dx का है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, dx का है, तो dx का आधा, मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में कितना डिस्टेंस होगा, dx/2। और रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज, कहां से कहां तक, फ्रॉम P टू R, है ना। तो यहां लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ AX फ्रॉम P टू R कितना होगा, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, परिवर्तन की दर, क्लियर है। अब सवाल ये अगर यहां से यहां तक जा रहा है, देखिए कहां से कहां तक, यहां से यहां तक कितना दूरी जा रहा है, dx/2, तो कितना का चेंज होगा, चेंज इन AX कितना हुआ, AX प्लस डेल AX बाई dx/2, क्लियर है। रेट ऑफ चेंज प्रति एकांक लंबाई परिवर्तन इतना हो रहा है, तो dx/2 में परिवर्तन कितना होगा, ये पूरा आएगा, किसमें परिवर्तन हो रहा है, AX की वैल्यू में, क्लियर हो रहा है। इस पॉइंट को अच्छे से समझो आप, यहां AX वेक्टर था, उसका इस दिशा में परिवर्तन कितना होगा, जैसे वो डायग्राम नहीं बनाए थे आप लोग, ये गया तो ये इतनी बड़ा बाहर निकला है इस पॉइंट से, तो आपने नहीं बोले थे 2 एंटर कर रहा है तो 6 बाहर निकलेगा, अगर इसको हम लोग 2x लेते हैं तो, और यहाँ x = 3 वाला कंपोनेंट था, क्लियर है। तो यहां से यहां तक में परिवर्तन की दर कहने का मतलब यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, तो आपने कहा डेल AX/डेल x हो रहा है, तो dx/2 डिस्टेंस में कितना होगा, तो भाई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें चेंज आएगा, बढ़ रहा है ना, यहां AX था, उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर यहां तक कितना इंक्रीज हुआ, डेल AX/डेल x dx/2 इंक्रीज हुआ। ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये लाइन समझ में आ गया तो ये डेरिवेशन कंप्लीट है। एक बार अच्छे से सोच लीजिए, और मैं जो बोल रहा हूं उसको बार बार रिपीट करके देखो आप कि क्या बोल रहा हूं मैं। यहां से यहां तक परिवर्तन कितना हुआ, तो मेरा कहना है डेल AX/डेल x dx/2 का, किसमें परिवर्तन आएगा, इसमें। अब अगर मैं पूछूं, अब अगर मैं ये कहूं कि सिमिलरली इस S पॉइंट पे कितना होगा, है ना, वैल्यू ऑफ, इसको 1 ले लीजिए, वैल्यू ऑफ AX एट पॉइंट S सिमिलरली। अब पीछे आएंगे, देखिए बेटा, इधर निकल रहा था तो ये इंक्रीज हुआ, पीछे आएंगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो ये 6, इधर 2 है, 2 मतलब 4 हो जाएगा ये, तो कम हो रहा है, इस डायरेक्शन पे माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव x डायरेक्शन है, तो इधर से इस साइड वापस आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इतना ही डिक्रीज होगा, क्योंकि परिवर्तन की दर डेल x और दूरी कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का dx/2 है, तो ये dx/2, ये इक्वेशन 2 हुआ। यहां तक शायद अब कोई डाउट ना हो। अब चलिए हम बात करते हैं इस सरफेस की, किस सरफेस की, सरफेस ABCD, है ना।
तो इस सरफेस से बाहर निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान है ना, ठीक है, इस सरफेस से, सरफेस ABCD से। अब हम इस सरफेस पे आ गए, ABCD की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे आप, इस से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो यह क्या लिख दूं मैं, नंबर ऑफ फ्लक्स लीविंग फ्रॉम सरफेस ABCD। कितना आएगा देखिए, यहां से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, देखिए बेटा, इसका डायमेंशन कितना dy और ये कितना dz, तो एरिया आएगा कितना dy और dz। तो इसको मैं लिख देता हूं φ1 इज इक्वल टू, कितना वैल्यू लिए थे आप, ax, ठीक है, यहां पे हूं मैं, डेल ax बाई डेल एक्स dx बाई 2, फ्लक्स ऐसे निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड हो क्या, और ये क्षेत्रफल, ये फील्ड है, यहां पे फील्ड है, क्षेत्र का मान है, और ये उसका एरिया है। क्लियर हुआ यहां तक। इसी प्रकार अब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स एंटरिंग बोल देते हैं फ्रॉम EFGH, इसको मैं लिख देता हूं φ2, और φ2 कहने का मतलब कितना होगा, देखिए φ2 कहने का मतलब यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितना बोले हो आप, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ax डेल एक्स dx बाई 2, और यहाँ भी एरिया वही, ये dz है और ये वाला dy है, तो ये dy और dz, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं x दिशा में कुल फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स अलोंग x एक्सिस, ठीक, नेट फ्लक्स अलोंग x एक्सिस कितना आएगा, चलिए बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेट फ्लक्स अलोंग x एक्सिस, तो कितना आएगा, ये x एक्सिस के अलोंग टोटल फ्लक्स निकालना है, इसको मैं लिख देता हूं φx x एक्सिस के लिए, और φx की वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, φ1 माइनस φ2, यहां और यहां दोनों का अंतर, तो कितना आएगा देखिए, ये आया ax, इसकी वैल्यू तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy dz प्लस डेल एक्स dx बाई 2 dy dz, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे चले तो देखिए क्या आएगा, माइनस ax dy dz, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद यहां फिर ये माइनस और ये वाला माइनस था, तो माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, अच्छे से देख लीजिए, या फिर इसको आप 2 स्टेप में लिख सकते हैं, पहले इसको रख लो पूरा, फिर इसको रख लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, डेल ax बाई डेल एक्स dx बाई 2 dy dz। यहां तक सब क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। अब अगर आप आगे चलें तो आप पाएंगे कि इसमें होगा क्या, ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए dx बाई 2 और dx बाई 2 ऐड होगा, मतलब मेरा ये कहना है dx बाई 2 और dx बाई 2 बाकी सब कॉमन निकल जाएगा तो dx आएगा, तो क्या बचा, टोटल फ्लक्स φx की वैल्यू कितना, तो φx का मान आपके पास बचा डेल ax डेल एक्स dx dy dz,
ये है आपका इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है यहां तक? एक बार अच्छे से देख लीजिए। किसके लिए निकाले हैं? x के लिए। इसी प्रकार अगर y के लिए निकालते आप तो क्या कहेंगे? ay का मान यहां कितना होगा? इस दिशा में रेट ऑफ चेंज ay के मान में कितना आएगा? तो आप बोलेंगे डेल ay बाई डेल y। फिर यहां उसका मान कितना होगा? तो यहां से लेकर यहां तक का मान कितना? dy बाई 2। यहां से यहां तक कितना? dy बाई 2। तो यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो परिवर्तन कितना होगा? ay प्लस डेल ay बाई डेल y dy बाई 2। इसी प्रकार अगर इस पॉइंट पे मैं पूछता तो आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे। फिर नेट निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा? ay प्लस डेल ay बाई डेल y dy बाई 2 dy dz। ये देखिए सॉरी ये dx dz। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं सिमिलरली इसी प्रकार फाई वाई और फाई जेड का मान बताइए। यहां देखिए क्या आ जाएगा? डेल ay बाई डेल y dx dy dz। यहां अगर निकालें तो कितना आएगा? az डेल z dx dy dz। ये है इक्वेशन नंबर 6 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 7। यहां तक कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 कोई डाउट नहीं है शायद। क्लियर है यहां तक? अच्छे से देखिए इसको। अब चलिए आगे, इसको हटा देता हूं। चलिए अब नेट फ्लक्स की बात करते हैं इस पूरे आयतन से, है ना? ठीक है, इस पूरे सूक्ष्म आयतन से, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से नेट फ्लक्स थ्रू स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा? ये होगा एक्स एक्सिस में कितना, वाई के लिए कितना और जेड के लिए कितना। तो टोटल निकालिए। चलिए टोटल निकालें। चलिए टोटल निकालते हैं। अब अगर टोटल निकालने जाएं आप तो क्या होगा? सबका मान रखते जाइए एक एक करके अपने कॉपी से। चलिए यहां से अब सबका वैल्यू रखें अगर, तो कितना आ रहा है देखिए? डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, डेल ए वाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, और डेल ए जेड डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब सिंपल मैथमेटिक्स है। डेल एक्स डेल ए वाई डेल वाई और डेल ए जेड डेल जेड, और ये होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, इस पूरे आयतन से निकलने वाला। और आपको याद होगा अगर, तो आपने जब डाइवर्जेंस को परिभाषित किया था तो एकांक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स, है ना? एकांक आयतन से, तो वॉल्यूम एलिमेंट से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसको आप लोग क्या बोले थे? डाइवर्जेंस। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस की परिभाषा से यहां लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। क्या होगा? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। क्या आएगा? ये आया डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डेल ए वाई बाई डेल वाई और डेल ए जेड बाई डेल डी एक्स डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स डी वाई डी जेड। एकांक आयतन से तो पूरे आयतन को भाग देना पड़ेगा। क्या निकल के आया भाई? देखिए, अब उधर को थोड़ा यूज नहीं करते, इधर को यूज कर लेते हैं, दिख तो रहा है। तो ये आएगा कितना? डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डेल ए वाई बाई डेल वाई और डेल ए जेड बाई डेल जेड। अब इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? देखिए ध्यान दीजिए, अब आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड डॉट, यहां ए
ध्यान दीजिए यहाँ एक डायग्राम बनाया था मैं जिसमें ए के वेक्टर ए का तीनों कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड बोला था, तो कितना होगा आई ए एक्स जे ए वाई और के ए जेड। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, पिछले लेक्चर में याद है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल ऑपरेटर, और ये क्या है वेक्टर ए, तो ये है डाइवर्जेंस, ध्यान दीजिएगा। और शायद आपका डाउट भी क्लियर हो गया, क्योंकि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश होता है। तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया। इसके बाद का लेक्चर एक और ऑपरेटर से है और उसको हम लोग कर्ल बोलते हैं, उस पे अगले लेक्चर पे फिर डिस्कस करेंगे। इसको नोट करिए, प्रैक्टिस करिए और डाउट हो तो डिस्कस कीजिए। थैंक यू।